मत्स्य महाविद्यालय रोहतन की लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में अध्याय 4 स्कूल और अध्यापकों के उत्तरदायित्व के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्कूल एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व अथवा जिम्मेदारी। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत अध्याय 4 में स्कूल एवं अध्यापकों के क्या उत्तरदायित्व हैं, उसका एक एक पॉइंट हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। पहला है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसका तात्पर्य है कि स्कूल किसी भी बालक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकता है। वह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। कोई भी अध्यापक या विद्यालय बच्चों से किसी प्रकार की सुविधा शुल्क नहीं ले सकता है। इसलिए यह पहला कर्तव्य है स्कूल का, अध्यापकों का, कि उन्हें किसी भी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। दूसरा है सुविधा प्रदान करना। दूसरा है सुविधा प्रदान करना। सुविधा प्रदान करना। अनिवार्य शिक्षा के तहत स्कूल के अध्यापकों का कर्तव्य है या स्कूल का कर्तव्य है कि बच्चों को सुविधा का तात्पर्य पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं बस्ते का प्रबंध करे। यह उसका मुख्य कर्तव्य है। इसी तरह अगला है कि 25% कमजोर वर्ग का दाखिला। स्कूल एवं अध्यापकों का अगला कर्तव्य है कि वह 25% कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। जो वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उसको 25% दाखिला उनको अनिवार्य रूप से देना ही पड़ेगा। अगला कर्तव्य है चौथा, विशिष्ट बालकों को शिक्षा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत वे विकलांग बच्चे आते हैं जिनको अध्यापकों का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा प्रदान करें, उन्हें भी विद्यालय में दाखिला प्रदान दें और विशेष रूप से उनका ध्यान दें, उनके लिए अलग से क्लास चलवाएं। इस प्रकार विशेष एवं विशिष्ट बच्चों को भी शिक्षा देने का कर्तव्य स्कूल एवं अध्यापकों का मान है। अगला है सूचना प्रदान करना। अगला कर्तव्य है सूचना प्रदान करना।
सूचना प्रदान करना का तात्पर्य है जो हमारी स्वायत्त सरकार होती है या अधिकृत अधिकारी होता है, प्राधिकृत अधिकारी होता है, उसको हम विद्यालय से संबंधित बहुत सारी जो कमियां हैं या उसकी प्रगति, बच्चों की प्रगति आदि का हम विवरण लेकर उन स्वायत्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारियों को हम सूचित करेंगे। अगला है इसमें कैपिटल शुल्क नहीं लेना। अगला है कैपिटल शुल्क नहीं लेना। कैपिटल शुल्क नहीं लेना। कैपिटल शुल्क का तात्पर्य हम बताए थे कि इसमें दान शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के दान के रूप में जो शुल्क लिया जाता है उसे कैपिटल शुल्क कहा जाता है। तो इसमें स्कूल एवं अध्यापकों का कर्तव्य है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत किसी भी बालक से कैपिटल शुल्क नहीं ले सकते हैं। अगला है अभिभावकों के चयन की प्रक्रिया के लिए बाध्य ना करना। अगला है चयन प्रक्रिया में बाध्य ना करना। अध्यापकों एवं स्कूल का कर्तव्य है कि बालकों की चयन प्रक्रिया में अभिभावकों को किसी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकता है। यदि कोई अध्यापक बाध्य करता है तो उसके लिए 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। अगला कर्तव्य है उम्र का निर्धारण। अगला कर्तव्य है उम्र का निर्धारण। उम्र का निर्धारण हम बच्चों का कैसे करेंगे, उसके लिए विकल्प दिया गया है कि जैसे जन्म प्रमाण पत्र जो होता है उसके आधार पर हम बच्चों का उम्र का निर्धारण करेंगे। यदि उम्र का निर्धारण नहीं हो रहा है, प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उन बच्चों का दाखिला विद्यालय में अवश्य करेंगे। अगला है किसी कक्षा में नहीं रोकना। कक्षा में बालकों को नहीं रोकना। कक्षा में बालकों को नहीं रोकना। एक कक्षा में बालकों को नहीं रोकने का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चे को एक कक्षा में फेल नहीं करेगा, उसे हर साल एक कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी से तीसरी, इस तरह उसको क्रमबद्ध तरीके से हर साल शिक्षा प्रदान करते हुए अगली कक्षा में कक्षाोन्नति करता रहेगा। इसमें एक कक्षा में नहीं रोकेगा। अगला है उल्लंघन पर कार्यवाही। अगला है उल्लंघन पर कार्यवाही। यदि कोई अध्यापक जिस अधिनियम को बनाया गया है उसमें किसी भी प्रकार का नियम पालन में उल्लंघन करता है तो उसके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अगला है अन्य स्कूल को मान्यता नहीं। अन्य स्कूल को मान्यता नहीं। अन्य स्कूल को मान्यता नहीं का मतलब होता है यदि किसी स्वायत्त सरकार या प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा
किसी स्थान पर विद्यालय का निर्माण हो गया है इस अधिनियम के तहत, तो अन्य स्कूल के लिए मान्यता प्रदान कर नहीं हो सकती है। अगला है मान्यता मानक के अनुसार, यदि अगला है मान्यता मानक के अनुसार, मान्यता मानक के अनुसार का तात्पर्य है कि स्वायत्त सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जो मानक विद्यालय निर्माण या संचालन के लिए निर्धारित किए गए हैं, उस मानक के अनुसार मानक को पूरा करने पर ही किसी विद्यालय को मान्यता दी जा सकती है। अगला है मान्यता वापसी का प्रावधान। अगला है मान्यता वापसी का प्रावधान। यदि किसी विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी गई है और वह जो नियम निर्देश लागू किए गए हैं उसको मान नहीं रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वायत्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं और उसकी मान्यता को रद्द कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ाएंगे स्कूल प्रबंधक समिति के कर्तव्य। स्कूल प्रबंध समिति के कर्तव्य। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत स्कूल प्रबंध समिति के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख कर्तव्य है स्कूल का संचालन। पहला है स्कूल का संचालन। प्रबंध समिति का कर्तव्य है कि स्कूल की देखरेख एवं उसके संचालन का कार्य करे, समय पर विद्यालय खोले और बच्चों का दाखिला करे और उसके पठन पाठन शिक्षकों का व्यवस्था करके सुचारू रूप से चलाने का कार्य प्रबंध समिति का है, वह करे। अगला है विकास योजना तैयार करना। दूसरा है विकास योजना तैयार करना। प्रबंध समिति का स्कूल संचालन के अतिरिक्त स्कूल के विकास एवं बच्चों के विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विकास योजनाओं को तैयार करे और उसका क्रियान्वयन करे। यह प्रबंध समिति का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। अगला है प्राप्त अनुदान का इस्तेमाल। तीसरा है प्राप्त अनुदान का इस्तेमाल। प्राप्त अनुदान स्वायत्त सरकार, केंद्र सरकार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो अनुदान प्राप्त होता है उसको प्रबंध समिति का कार्य है उसका समुचित विद्यालय के विकास में, बच्चों के खेल के विकास में, शारीरिक विकास में उसका इस्तेमाल सुचारू रूप से करे। अगला है निर्धारित वेतन का भुगतान। अगला है निर्धारित
सरकार द्वारा निर्धारित वेतन प्रदान किया गया है वह अध्यापकों को निर्धारित समय पर उसका वेतन उनको खाते में ट्रांसफर करे। आगे है अध्यापक के कार्य। इसके अलावा स्कूल प्रबंध समिति के कार्य के अलावा कुछ अध्यापकों के कार्य हैं, वो आगे है अध्यापकों के कर्तव्य। अनिवार्य शिक्षा नियम के तहत कुछ अध्यापकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें पहला कर्तव्य है कि निर्धारित उपस्थिति का तात्पर्य है कि किसी भी अध्यापक का कार्य है कि वह नियत समय पर जब विद्यालय खुलता है तब वह अपने विद्यालय में पहुँचे और जब विद्यालय बंद होता है उसके बाद ही वह जाए। इसलिए उसका मुख्य कर्तव्य है कि वह नियत समय पर उपस्थित होकर कक्षाओं का संचालन करे। अगला है कि पाठ्यक्रम को पूरा करना। दूसरा कर्तव्य है पाठ्यक्रम को पूरा करना। अध्यापकों का दूसरा कर्तव्य है कि जो बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम किया गया है उसको वह समय पर पूरा करे और ठीक ढंग से उसका संचालन करे। अगला है सीखने की क्षमता का आकलन। तीसरा अध्यापकों का कार्य है सीखने की क्षमता का आकलन। अध्यापक का तीसरा कार्य है कि बच्चों में सीखने की कितनी क्षमता है इसका आकलन अध्यापक स्वयं करे, उसकी परीक्षा के द्वारा करे या वाइवा के द्वारा करे या साधारण पूछताछ के द्वारा करे। तो सीखने की क्षमता का आकलन अध्यापकों को करना पड़ता है। अगला है अभिभावकों के साथ बैठक। चौथा है अभिभावकों के साथ बैठक। अध्यापकों का अगला कार्य है कि जिस अभिभावक के बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनके साथ बैठक करें और उनके सामने उनके बच्चों से प्रश्न पूछें, उनकी अक्षमता के बारे में बताएं, उसकी प्रगति के बारे में बताएं। ये सारे कार्य हमारे अध्यापकों के होते हैं। अगला है निजी ट्यूशन नहीं करना। निजी ट्यूशन नहीं करना। अध्यापकों का पांचवा कार्य है या अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत ये निर्धारित किया गया है कि कोई भी सरकारी अध्यापक किसी भी तरह का निजी ट्यूशन नहीं कर सकता है। वह सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ही पठन पाठन की क्रिया को आरंभ करेगा। तो इस तरह हम स्कूल प्रबंध समिति के कर्तव्यों को देखें, अध्यापकों के कर्तव्य देखें और इसी के साथ हम अब आगे अगले वीडियो में अगली पाठ्यक्रम को बताएंगे। धन्यवाद।
भविष्य